जैसे कि हम लोग पढ़ चुके हैं, दांत के बारे में कोई पढ़ लिया भाई, पढ़ा है ना दांत के बारे में, दांत कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से कार्य करते हैं, पढ़ा दिए। अब वही पाचन तंत्र के भाग ही में आता है। जैसे कि पाचन तंत्र जब मुंह गुहा पढ़ते हैं ना, मुंह गुहा, ग्रसनी, ग्रास नली होता है, तो मुंह गुहा में पढ़ाए थे कि जीभ होता है और क्या होता है, दांत होता है ना, और 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है, ठीक ना। तो लार ग्रंथि से जब लार निकलता है, दांत से कोई भोजन को काटते हैं और हम चबाते हैं, तो जो जीभ होता है, जीभ क्या होता है, छोटे छोटे अंकुर होते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, स्वाद कल, या इन्हीं स्वाद को लेकर चलते हैं। किसी भोजन का स्वादिष्ट कैसा है, स्वाद कैसा है, मीठा है, तीता, खाटा, जो भी है हमें पता लग जाता है, लगता है ना। तो स्वाद का भोजन का पता भी लग गया, दांत जो था उसको कुतुर भी दिया। अब जीभ क्या करता है, जो हमारा लार ग्रंथि से निकलना होता है लार, वो भोजन क्या करता है, सान देता है, मुलायम रहता है, क्या होता है, मुलायम। अब जीभ उसको निगलने में क्या करता है, मदद करता है। तो भोजन क्या करते हैं, निगल लेते हैं। जब मुंह को हम जो चला रहे थे, उसमें क्या निकल रहा था, लार निकल रहा था। उसमें एक लार होता है टैलिन, क्या होता है, टैलिन। टैलिन लार ग्रंथि जो होता है मुंह गुहा में, एक पोषक तत्व होता है कार्बोहाइड्रेट, क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट। एक पोषक तत्व है कार्बोहाइड्रेट, जो मुंह गुहा में ही पाचन होता है, क्या होता है, हाँ। यानी कि मुंह गुहा में कौन सा पाचन, पोषक तत्वों का पाचन होता है, कार्बोहाइड्रेट को। कार्बोहाइड्रेट के किसके मदद से पाचन होता है, टैलिन की मदद से। टैलिन, टैलिन जो है ना, ग्रंथि है उसमें, जो कि लार है, लार ग्रंथि निकलता है टैलिन, ये क्या करता है, पोषक तत्वों को पचाने में मदद करता है, ठीक ना। प्रारंभ, पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होता है, मुंह गुहा से, और यहाँ शुरू होते आते हैं ग्रसनी में, क्या आता है, ग्रसनी में। ग्रसनी किसे कहते हैं, तो मुंह गुहा के पिछले भाग में क्या होते हैं, ग्रसनी बोलते हैं। ग्रसनी जैसे आगे जाते हैं तो एक आता है ग्रास नली, क्या नाम है, ग्रास नली आता है, जो कि पाइप की तरह होता है, किसकी तरह होता है, पाइप की तरह। मुंह गुहा से लेकर और हमारे अमाशय तक ले जुड़ा होता है। मुंह गुहा पहला छोर उसका मुंह गुहा तक होता है, दूसरा छोर कहाँ होता है, अमाशय तक, अमाशय यानी कि पेट तक, कहाँ तक, पेट तक। ऊपर से लेके यहाँ तक जुड़ा है ना। अब इसमें देखो क्या होता है, बस भोजन आता है, भोजन क्या होता है, आता है, ठीक ना। यानी कि हमारे ग्रास नली है, क्या है, ग्रास नली है। तो ग्रास नली में पाचन क्रिया नहीं होता है, ग्रास नली में पाचन क्रिया नहीं होता है। यह केवल एक पाइप की माध्यम है, जो कि ऊपर से मुंह गुहा से लेकर भोजन को हमारे अमाशय तक लाता है। कोई दिक्कत है तक, डाउट है, चलिए यहाँ भोजन आ गया ना। अब इसी में 2 द्वार होता है, 2 छिद्र पाया जाता है, क्या पाया जाता है, वो 2 छिद्र। यहाँ पे उस द्वार को जो बनाए, यहाँ पे यहाँ बना दिए, ठीक ना। तो जो पूरा जो पाइप है उसको बोलते हैं ग्रास नली, पूरा पाइप को क्या बोलते हैं, ग्रास नली के अंदर ही कितना छिद्र पाया जा रहा है, 2। तो पहला छिद्र बना जो बना है उसको बोलते हैं हम निगल द्वार, पहले क्या बोले हैं, और दूसरा बोले कंठ द्वार, दूसरा क्या बोले, कंठ द्वार। तो कंठ द्वार मतलब कहते हैं सांस जाता है और आता है, कंठ द्वार में क्या होता है, सांस जाता है और आता है। और यहाँ पे होता है निगल द्वार, इसमें क्या जाता है, भोजन। तो जाता आता नहीं, बस भोजन जाता है, आएगा किस तरह, और आना भी होगा तो जैसे उल्टी नहीं रहता है कभी कभी, इसी माध्यम से आएगा, ऐसा ना, सांस नली से नहीं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि भाप तो सड़क नाक में आज तक नहीं आता है, आता है, देखें किसी किसी का नाक में आता है या पानी निकल जाता है इसी में, तो क्यों होता है, क्योंकि कंठ द्वार में आ जाता है, यानी कि श्वास नली में आ जाता है। और श्वास नली जो सांस है और आता है जाता है काफी स्पीड में जाता है, क्या आता है, स्पीड में जाता है। तो कोई भोजन का आता है ना, तो धड़ाक से नाक में फेंक देता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि बीच में पटी होता है, बीच में क्या होता है, पटी होता है, जिसका नाम है एपिग्लोटिक्स। इस पटी का नाम है एपिग्लोटिक्स। ये करता क्या है, जब अगर हम भोजन चबा रहे हैं, जब भोजन को निगलते हैं, तो भोजन को निगलते हैं तो यहाँ पे क्या करता है, कंठ द्वार को ढक देता है। तो भोजन किस में जाएगा, निगल द्वार में, किस में जाएगा, निगल द्वार में, ठीक ना। जब भोजन घोटते हैं तो उस टाइम सांस रुक जाता है थोड़ा देर के लिए, सांस क्या होता है, जैसे भोजन को निकल लेते हैं तो भोजन को ढक देगा और फिर से कंठ द्वार को खोल देगा, जिससे सांस आएगा और जाएगा। इसे याद रखिए, मतलब कि 2 रास्ता है, कितना रास्ता है, 2, ठीक ना। इस तरह के 2 रास्ता, और इसमें से जाता है भोजन,
इसमें क्या जाता है, इसमें क्या आता है सांस। जब सांस अलग ढोक देंगे तो कौन खा लिए, भोजन खा ले ना, तो भोजन आएगा तो किस में जाएगा, निगल द्वार जाएगा, जाएगा ना। अगर यही हम निगल द्वार को बंद कर देंगे तो भोजन आएगा तो कहाँ जाएगा, सांस देंगे ना, सांस लेने वाला जो द्वार है कौन सा द्वार, इसमें जाएगा ना। लेकिन जब इसमें जाएगा तो इसमें भोजन रुक पाएगा, सड़क जाएगा ना। यही क्रिया होता है कब, तो कौन रोक रहा है, एपिग्लोटिस। कौन कर रहा है, एपिग्लोटिस का मेन काम है कि नहीं है। ये क्या होता है कि दिमाग से जुड़ा होता है, किससे जुड़ा होता है, दिमाग से। जो आपका मस्तिष्क जो दिमाग होता है, यह आपको आप लोग पढ़े हैं तंत्रिका तंत्र के बारे में पढ़ा है ना, यह निर्देश देता है कि किसको क्या करना है। तो आप जब कोई फिल्म देखकर खाते हैं, टीवी देखकर खाते हैं, या मोबाइल देखकर खाते हैं, या कोई बात सोचते हुए खाते हैं, या कोई चिंता में रहते हैं, उस टाइम का जो दिमाग है वो आपका बिजी हो जाता है। क्या होता है, बिजी हो जाता है, जिसके चलते दिमाग आपका कम काम करने लगता है, और जो इसका निर्देश नहीं दे पाता है। निर्देश का मतलब होता है ऑर्डर और संदेश नहीं दे पाता है कि इसको किस तरह करें, इसको पता नहीं चलता है कि कौन द्वार बंद करना है कि निगल द्वार बंद करना है। ऐसा जो भोजन कर रहे हैं तो क्या करेगा, निगल द्वार बंद कर दे, कौन द्वार चले जाएगा, इसलिए क्या होता है, सड़क जाता है। ऐसा भोजन इसलिए सड़कता है। अभी कोई कहता है क्या कि तुम कोई रिया रहा है, या तुम कोई याद कर रहा है, या तुम किसी को गाली दे रहे हो, ऐसा बोलता है ना। बल्कि यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, साइंस है यहाँ पे। एपिग्लोटिक्स का काम है, किसका काम है, एपिग्लोटिक्स का। एपिग्लोटिक्स एक पट्टी है जो कि कंठ द्वार को रोकता है सांस लेने के लिए, और सांस द्वार को रोकता है भोजन को निगलने के लिए। कोई दिक्कत यहाँ तो सबको समझ आ रहा है, चलिए ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे, यहाँ तक हम लोग आ गए अमाशय तक। अब अमाशय के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे, उसके ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, छोटियां बड़ियां तो सभी के बारे में, एक के बारे में आज पढ़ेंगे, ठीक ना। आप लोग लिखने का मन हो तो लिख लीजिएगा, लोग पूरा ना लिखिएगा, कहेंगे स्क्रीन जब देखिएगा वीडियो ना आप लोग, तो हम उसमें लगा देंगे हम अपने पास से। अच्छा आप लोग देखे पुष्पों जनन वीडियो देखे हैं, नहीं देखे हैं, जो नहीं देखा नहीं देखा, जो देखा होगा ये सब रिकॉर्डिंग, एक रिकॉर्ड वीडियो होता है, एक रिकॉर्ड वीडियो डालते हैं, ठीक ना। एक लाइव वीडियो होता है, लाइव वीडियो हम एडिट नहीं कर सकते हैं, इसमें हम अपने पास से नोट्स नहीं लगा सकते हैं, इसलिए हम पूरा नोट्स को लिखते हैं, लिख लिख कर पढ़ाते हैं। और रिकॉर्ड वीडियो में क्या होता है कि बस हम समझा देते हैं, और जो लिखने वाला मीटर है यहाँ पे, जो मोबाइल जब देखते हैं ना, तो यही मोबाइल पे लगा देते हैं, डिस्प्ले पर दिखाई देने लगता है। जो शब्द बोलते हैं वो कहाँ दिखाई देता है, डिस्प्ले पर। अब वहां पे क्या करें कि यहाँ पे स्टॉप कर दीजिए, स्टॉप करके अब देखना लिख लीजिए, देख कर क्या करना है, लिख लेना है, उसको जो पढ़ाएंगे उसको मिलाते जाना है। तो जब भी पढ़ना बैठिएगा लो तो आप लोग काफी पेन लेकर बैठिएगा लो, रिकॉर्ड वीडियो होगा तो आप लोग देख देख के लिखेगा, लाइव होगा तो लाइव के साथ साथ लिखेगा, ठीक ना। अब नेटवर्क इशू चल रहा है तो अभी लगवा देंगे वाईफाई कुछ दिन में, आजकल में लगवा देंगे तो आप लोग को हो जाए बढ़िया से। चलिए आते हैं मनुष्य का मुख द्वार बारे में जान गए कि आहार नाम का सबसे पहला भाग होता है, इसमें 3 जोड़ी लाल ग्रंथि पाए जाते हैं, इसमें जीभ और तथा दांत पाए जाते हैं, ठीक ना जी। और पाचन क्रिया प्रारंभ कहाँ से होता है, मुख द्वार से होता है, ठीक ना। और मुख द्वार किसका पोषक तत्व कौन सा पाचन होता है, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट किसकी मदद से पचता है, टाइलिंग, किसके, टाइलिंग। तो दिक्कत, चलिए। और ग्रसनी, तो मुख द्वार का पिछले भाग को क्या बोलते हैं, ग्रसनी बोलते हैं, ठीक है। इसका नोट्स दिखाई देगा, आप लोग लिख लीजिएगा उस पे से, ठीक ना। निगल द्वार होता है, वो कंठ द्वार होता है, एक निगल द्वार होता है, एक कंठ द्वार होता है। तो जो निगल द्वार होता है उसमें आहार नाल के अगला भाग ग्रस नली में खुलता है, आहार नाल के अगला भाग किसमें खुलता है, ग्रस नली में। देखो जो दिखाई दे रहा है ना, निगल द्वार कंठ द्वार यहाँ पे होता है, बीच में होता है, और यहीं पे एपिग्लोटिक्स होता है, आज समझना। अब यहाँ पर नहीं आके जुड़ेगा, यहीं पर से बोले जैसे निकलेंगे तो यहाँ पे इसको निर्देश देगा कि कंठ द्वारा भेजना है कि निगल द्वारा भेजना है। ओके चलो अब आते हैं कंठ द्वार, जो श्वास नली में खुलता है। कंठ द्वार किसमें खुलता है, श्वास नली में। कंठ द्वार से क्या आता जाता है, सांस। और निगल द्वार कहाँ खुलता है, ग्रास नली में, जो कि भोजन आता है और जाता है। ऐसा समझना, क्या कोई डाउट है बाबू। चलिए आता है कंठ द्वार एवं निगल द्वार के बीच में एक पट्टी जैसी संरचना पाई जाती है, जो एपिग्लोटिक्स कहते हैं। एक पट्टी संरचना दिखाएं अभी हम,
उसका काम भी बताए ना। एपिग्लोटिस क्या करता है, निगल द्वार और श्वास द्वार को ढकता है, ठीक है जी, ढकता है। जब मनुष्य भोजन करता है तो यह पट्टी कंठ द्वार को ढक देता है। जब मनुष्य भोजन करता है तो किसको ढकता है, कंठ द्वार को, यानी कि सांस लेने वाले को बंद कर देता है तो भोजन कहाँ जाएगा, निगल द्वार में, ठीक है जी। और जब निगल द्वार को बंद करेंगे तो क्या लेंगे, सांस लेंगे, कंठ द्वार चालू हो जाएगा। इस प्रकार से क्रिया करता है। और ग्रास नली, क्या था वो, ग्रास नली। तो मुख गुहा से लार से साना हुआ भोजन, जो मुख गुहा होता है ना, तो लार से साना हुआ भोजन मुख गुहा में, ठीक है जी, ठीक है। निगल द्वार के द्वारा ग्रास नली में पहुंचता है। निगल द्वार के द्वारा कहाँ आता है, ग्रास नली में आता है। और भोजन के पहुंचते ही, ठीक ना, जो ग्रास नली में भोजन पहुंचता है ग्रास नली में, तो ऊपर से लेकर कहाँ लेकर आता है, आमाशय तक। कहाँ तक आता है, तो ग्रास नली में दीवार तरंग की तरह संकुचन, संकुचन मतलब होता है सिकुड़ना, और शिथिलन मतलब होता है फैलना। क्या होता है, फैलना या फैलाव जो होता है। इस तरह का होता है, ये हमारा ग्रास नली है। क्या है, ग्रास नली हो गया। जो बीच में दिखाई दे रहे हैं भोजन है, क्या है, और यहाँ बताओ सिकुड़ा है कि फैला है, यहाँ पे, यहाँ सिकुड़ा है ना, सिकुड़ा को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, संकुचन। क्या बोलते हैं, संकुचन। संकुचन मतलब होता है सिकुड़ना, सिकुड़ना, आज समझ। और यहाँ फैला है कि सिकुड़ा है, इस तरह है ना तो फैला है, और इस तरह तो सिकुड़ा है। तो यहाँ पे दबा है तो सिकुड़ा है, और यहाँ क्या है, फैला है। इसको बोलते हैं शिथिलन। क्या बोलते हैं, क्या लिखा बाबू, शिथिलन यानी कि होता है फैलाव। क्या होता है, यानी कि फैलता है। क्या होता है बाबू, फैलता है। यह सिकुड़ना और फैलना किसमें पाया जा रहा है, ग्रास नली में। इसी दोनों क्रिया को क्या बोलते हैं, क्रमाकुंचन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू, ये दोनों सिकुड़ना और फैलना को बोलते हैं क्रमाकुंचन। बंद कर दो बोल जाकर थोड़ा। क्या बोलते हैं, क्रमाकुंचन बोलते हैं, ठीक है जी। तो जो हमारे ग्रास नली की दीवारें तरंग होती है, इसका कहते हैं सिकुड़ता है और फैलाता है, इसी से क्या होता है, क्रमाकुंचन कहते हैं, जिसकी मदद से हमारे भोजन आमाशय तक पहुंचती है, ग्रास नली में पाचन क्रिया नहीं होती है। यह क्रमाकुंचन की मदद से ही क्या होता है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक भोजन और पेट में आता है। कहाँ आता है बाबू, पेट में भोजन आता है। ठीक जी, यहाँ तक भोजन आ गया। कहाँ से मुंह हुआ में मुंह में ये जो भोजन को तो काटे साने निगलने, स्वाद को पता लगा। और जैसे आया तो कंठ द्वार नहीं आता है, निगल द्वार में आता है। कहाँ आता है, ग्रास नली में। ग्रास नली में आता है तो क्रमाकुंचन प्रक्रिया होता है। कौन सी क्रिया होता है, क्रमाकुंचन। क्रमाकुंचन का अर्थ क्या होता है, सिकुड़ना और फैलना। सिकुड़ना और फैलना, इस तरफ से देखिए, यहाँ पे सिकुड़ा है, यहाँ पे फैला है, यहाँ पे सिकुड़ा है, और यहाँ पे फैला फिर से सिकुड़ा है। उसी तरह का होता है कि जब जैसे कि यहाँ पे भोजन आएगा तो सिकुड़ेगा, तो आगे में बढ़ गया ना, फिर से सिकुड़ेगा तो आगे में बढ़ गया। एक पाइप देखते हैं, पाइप में जितना दाबिएगा तो उतना आगे में बढ़ते जाएगा, जाएगा ना। सेम उसी प्रकार से भोजन आगे में निकलता है। तो आगे कहाँ रुकेगा, अमाशय में। जो अमाशय में आता है तो यहाँ पे एक HCl होता है ना, HCl का हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जो कि भोजन के पाचन में क्या करता है, मदद करता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या करता है, भोजन के पाचन में सहायता करता है। यह भोजन के साथ आए जीवाणु को भी क्या करता है, नष्ट करता है। जीवाणु क्या करता है, नष्ट करता है। आज समझो। और यहाँ पे बहुत सारे म्यूकस वोकस रस पाए जाते हैं, जो कि भोजन को तोड़ते हैं, कायम करते हैं, जो कि भोजन को अलग अलग भागों में तोड़ते हैं, है ना। जैसे कि भोजन आप पहले एक रोटी काटते हैं, और उसको छोट छोट कर लेते हैं। क्या करते हैं, दांत से छोट छोट कर लेते हैं। फिर से जब इसमें आता है, अब इसमें भी आने पर उससे भी छोटा छोटा कर लेते हैं।
कहाँ होता है? अमाशय में होता है। कहाँ होता है? तो बड़ा भाग था, छोटा भाग वो इससे भी छोटा हुआ, अब इससे भी छोटा होकर मीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मीन हो जाएगा, जो कि 12 से इतना सा भोजन खाए हुए इतना सा हो जाता है, जो मल द्वार बाहर निकलता है। आज समझ लो, वही बात है। क्या कुंज समझ आ गया? और होता है अमाशय। क्या था वो? अमाशय। या अमाशय के बारे में पढ़ना, ठीक है। तो यह एक चौड़ी थैली जैसी रचना होती है। थैली जैसी यानी कि यहाँ पे कुछ रुकने वाले, ठहरने वाले थैली होती है, जो कि भोजन आकर रुकता है। भोजन आकर रुकता है। भोजन कहाँ रुकता है? अमाशय में। एक होता है अस्थाई, एक होता है स्थाई, और एक होता है अस्थाई। एक होता है स्थाई, एक होता है अस्थाई। सुनो, तो जो अस्थाई होता है इसका मतलब हुआ हमेशा के लिए, परमानेंट। सुनो, ये होता है, क्या होता है? अस्थाई, यानी कि अभी समय के लिए है, कुछ समय के बाद हट जाएगा। सुनो, यानी कि भोजन जो आता है तो इसमें पेट में हमेशा के लिए रहता है कि नहीं रहता है? कोई भी जानवर है, कोई पक्षी जानवर है, मनुष्य है, उसकी जो पेट होता है यानी अमाशय होता है, उसमें भोजन अस्थायी होता है। क्या होता है? अस्थायी होता है। जैसे कि शाम को जो भोजन किए, सुबह में मल द्वार निकल गया बाहर, फिर पेट क्या हो गया? खाली हो गया, फिर नए भोजन करते हैं, फिर से 2-4 घंटे बाद क्या होता है? खाली होता है। पाचन क्रिया 4 घंटे में होता है, 5 घंटे में, जिससे क्या होता है? मल द्वार बाहर निकल जाता है और आपका शरीर का जो पाचन क्रिया है साफ सुथरा हो जाता है, फिर खाली होता है, फिर से आप भोजन करने शुरू करते हैं। और यहाँ पर अस्थायी होता है तो दूसरा दिन आप खाना खा पाते हैं? नहीं होता। इसलिए क्या होता है? अस्थायी भोजन रुकता है। कैसे रुकता है? अस्थायी भोजन रुकता है। कोई दिक्कत नहीं आता? यही बात है। लिखा हुआ एक थैली जैसी रचना होती है, जो उदर गुहा के बाईं ओर से शुरू होकर अनुप्रस्थ के दिशा में फैली होती है। अमाशय का अग्रभाग कार्डियम कार्डियक तथा पिछला भाग पाइलोरिक भाग कहलाता है। यहाँ पे 2 भाग है। जो ऊपर है इसको बोलते हैं कार्डियक। क्या होते हैं वो? कार्डियक बोलते हैं। ये क्या बाजी है? हिलाए बाबू का देखो, क्या बोलते हैं? कार्डियक बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? इस तरह लिखा है। कार्डियक हो गया, हो गया पहला, और दूसरा भाग यहाँ पे है, ठीक ना? इसको क्या बोलते हैं? पाइलोरिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? पाइलोरिक। तो दिक्कत है, तो जो ऊपर वाला भाग है उसे क्या बोलते हैं? कार्डियक बोलते हैं, दूसरा भाग क्या है उसे? पाइलोरिक। आया समझ लो, किसी चीज का कोई भाग हो, पाइप हो या नली हो, उसका 2 छोर होता है कि नहीं होता है? किस तरह बैठे हैं आप, सुनो। इसके बाद इसका ये मान मार्कर है, अब इसका कितना छोर है? 2 है, एक पीछे वाला एक आगे वाला। कोई भी चीज को देखिए ना, यहाँ बोतल दिखाई दे रहा है, इसका एक पिछला भाग है, एक अगला भाग है ना? यानी कि यहाँ पे एक अमाशय बना हुआ है। क्या है? अमाशय है, जो कि इस तरह होता है। ठीक है, अब यहाँ पे छोटी यहाँ शुरू होता है बनना। आज समझना, एक यहाँ भाग हुआ और एक यहाँ भाग हुआ, ऊपर तक रस नली है। अब जब यहाँ भोजन आता है तो यहाँ पर अस्थायी भोजन रुकता है। कैसा भोजन रुकता है? अस्थायी रुकता है ना? तो इसके 2 भाग हुआ। पहला को बोलते हैं कार्डियक। कार्डियक क्या बोलते हैं? कार्डियक। अब पिछला वाला बोलते हैं पाइलोरिक। तो दिक्कत, और जो बीच में होता है इसमें HCl पाया जाता है। क्या पाया जाता है? और इसमें छोटा छोटा, इसमें बैक्टीरिया की तरह पाया जाता है, इस तरह अंगुली जैसा। अंगुली जैसे इसमें नहीं होता, छोटी हाथ में होते हैं, बट इसमें देखिएगा ना कि कुछ इस तरह के छोटे छोटे कीटाणु तरह होते हैं, जो भोजन का करते हैं, छोटा करते हैं, काट काट कर क्या करते हैं? छोटा करते हैं। ये हमारा अमाशय में पाया जाता है। जठर ग्रंथि की कोशिकाएं 3 प्रकार की होती है। हमारे इसमें जठर ग्रंथि पाई जाती है। अमाशय में क्या पाई जाती है? जठर ग्रंथि। जठर ग्रंथि। और अमाशय क्या पाए जाते हैं? जठर ग्रंथि। कितने प्रकार के?
तीन। एक होता है म्यूकस कोशिका, कहते हैं पहला म्यूकस पहला हो गया म्यूकस कोशिका, दूसरा है अम्लजन कोशिका। क्या है? अम्लजन कोशिका। दो हो गया। तीसरा लिखा है लाइमोजिन। कौन बाबू? और जाइमोजिन, ठीक ना? जाइमोजिन कोशिका। और जठर ग्रंथि कितने प्रकार के? तीन। इन लोग अलग अलग नाम है। उस श्लेष्मा लिखा है, द्वितीय लिखा है, फिर से मुख्य लिखा है। दूसरा नाम है म्यूकस रस, अम्लजन रस और जाइमोजिन रस भी बोल सकते हैं, ठीक ना? तो कितना प्रकार का होता है जठर ग्रंथि? तीन प्रकार के। कितना? जठर ग्रंथि कहाँ पाए जाते हैं? आमाशय में। कहाँ पाए जाते हैं? तो आमाशय में जठर ग्रंथि कितने प्रकार के होते हैं? तीन। एक म्यूकस होता है कोशिका, एक अम्लजन कोशिका, एक जाइमोजिन कोशिका। बोलो कोई दिक्कत है? तो अब तीनों कार्य देख लेते हैं क्या करता है, ठीक है जी? इन तीनों प्रकार की कोशिकाओं के स्राव का समृद्ध रूप जठर रस कहलाता है। ये तीनों रस मिल जाता है, या तीनों जो रस मिलता है इसको बोलते हैं जठर रस। क्या बोलते हैं? जठर रस। जठर ग्रंथि से क्या निकलता है? जठर रस। जठर ग्रंथि से क्या निकलता है? जठर रस। जठर रस कितने प्रकार के होते हैं? तीन। म्यूकस, अम्लजन और जाइमोजिन। कोई दिक्कत है? कहाँ पाए जाते हैं? आमाशय में। समझ आ रहा है कि सबको? आप आ रहे बनी? चलो ठीक है, ध्यान दीजिए। इसमें कोई दिक्कत है? समझ आया ना? कितना अच्छा चित्र बना दिए हैं। इस समय बताया नहीं थे पढ़ना को। जठर रस होता है बच्चा, जठर रस जो होता है ना, जठर रस, इसमें पाया जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। म्यूकस होता है या श्लेष्मा, है ना? श्लेष्मा। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, म्यूकस या श्लेष्मा, ठीक जी? तथा निष्क्रिय पेप्सिनोजेन होता है। क्या होता है? निष्क्रिय पेप्सिनोजेन। निष्क्रिय पेप्सिनोजेन, ठीक जी? निष्क्रिय पेप्सिनोजेन होता है, ठीक ना? कहाँ पाए जाते हैं? जठर रस में। सभी चीजें पाई जाती है। कोई दिक्कत? आता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव कहाँ होता है? किससे होता है? हमारे जठर रस सभी पढ़े, जठर ग्रंथि, जठर ग्रंथि था ना? कितने प्रकार का? तीन प्रकार का था। पहला क्या था? म्यूकस, फिर से अम्लजन, जाइमोजिन हो गया। कितना प्रकार के? तीन। तो जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, अम्लजन से एथी निकलता है। किससे निकलता है? अम्लजन कोशिका से। ये क्या है? कोशिका है जिससे निकलता है यह ग्रंथि रस निकलता है। एचसीएल किससे निकलता है? अम्लजन से। किससे निकलता है? अम्लजन से। तो दिक्कत है? तो जठर समझ आया ना? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, म्यूकस, श्लेष्मा, निष्क्रिय पेप्सिनोजेन या किसमें पाए जाते हैं? जठर रस में, है जी? जठर रस कहाँ से निकलता है? जठर ग्रंथि से। और हमारा एचसीएल है, यह कहाँ से प्राप्त होता है? अम्लजन से। किससे होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निष्क्रिय पेप्सिनोजेन से सक्रिय कर पेप्सिन नामक एंजाइम में बदल देता है। तो जो यहाँ पे निष्क्रिय पेप्सिनोजेन था, निष्क्रिय पेप्सिनोजेन को क्रिया करता है किसके साथ? HCl के साथ। किसके साथ? तो एक पेप्सिन नामक हार्मोन बनाता है। कैसा नाम बनाता है? पेप्सिन। पेप्सिन
एंजाइम बनता है, पेप्सिन एंजाइम। क्या बनता है वो? हाँ, एंजाइम। कौन कार्य करता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल? किसके साथ करता है? तो निष्क्रिय पेप्सिनोजन से किसका निर्माण हो जाता है? पेप्सी एंजाइम का। किसका? पेप्सी एंजाइम। यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल किसके साथ क्रिया करता है? निष्क्रिय पेप्सिनोजन से, है ना। निष्क्रिय पेप्सिनोजन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्रिया कर किसका निर्माण करता है? पेप्सी एंजाइम के साथ। किसका? पेप्सी, है ना। एक और नाम आता है जिसका नाम ट्रिप्सिन। क्या होता है? ट्रिप्सिन। तो पेप्सिन और ट्रिप्सिन दोनों कहाँ कार्य करता है? प्रोटीन पर। किस पर कार्य करता है? प्रोटीन पर। एक और होता है लाइपेज। क्या होता है? लाइपेज एंजाइम वो वसा पर कार्य करता है। किस पर कार्य करता है? वसा पे, है ना जी। इसमें लिखा है कि पेप्सिन भोजन के प्रोटीन पर कार्य कर उसे पेप्टोन में बदलता है। जो पेप्सिन है, पेप्सिन एंजाइम के किससे निर्माण होगा? बताओ ये सब। पेप्सिन एंजाइम का किससे निर्माण होगा? निष्क्रिय पेप्सिनोजन के हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जब क्रिया करता है तो पेप्सिन एंजाइम का निर्माण होता है, यानी कि नया में बनता है। जब पेप्सिन, समझ आ रहा है कि नहीं? पेप्सिन जो एंजाइम है, पेप्सिन एंजाइम है, यह जो भोजन में प्रोटीन पाया जाता है, भोजन में प्रोटीन जो होता है उस प्रोटीन से क्रिया कर पेप्टोन में, किसमें वो? पेप्टोन। किसमें वो? क्या हुआ बच्चा, क्या हंस रहे हो? तो क्या दिक्कत है? हाथ नहीं आया, दिक्कत हो गई तो क्या हो गया? अच्छा, कितना अच्छा बात है। जो पेप्सिन एंजाइम होता है, भोजन में मौजूद क्या होता है? प्रोटीन। भोजन का मौजूद होता है प्रोटीन, ठीक ना। नहीं होता है पोषक तत्व खाए जो प्रोटीन मिलेगा। तो जो भोजन खाते हैं अच्छे ढंग से तो उसमें क्या होता है? प्रोटीन होता है। तो प्रोटीन पर कौन कार्य करता है? तो पेप्सिन एंजाइम। कौन कार्य करता है? एक ट्रिप्सिन होता है। क्या होता है? ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन एंजाइम। उनको दिक्कत है, ये भी किस पे कार्य करता है? प्रोटीन पर। किस पर? प्रोटीन काम करके क्या बन रहा है? किसका निर्माण हो रहा है? पेप्टोन का निर्माण हो रहा है। यानी कि ट्रिप्सिन और पेप्सिन किस पर कार्य करता है? प्रोटीन पर। किस पर कार्य करता है? ऑब्जेक्टिव बनेगा, आएगा ऑब्जेक्टिव में, ठीक ना। कि पेप्सिन और ट्रिप्सिन किस पर कार्य करता है? प्रोटीन पर। किस पे? प्रोटीन पर। और प्रोटीन पर पेप्सिन कार्य करके किसके निर्माण करता है? पेप्टोन का। किसके निर्माण करता है? पेप्टोन का, ठीक ना। तो जो हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है किससे निर्माण होता है? अम्लजन कोशिका से। अम्लजन कोशिका से जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है निर्माण, तो यह भी क्या करता है? पेप्सिन निष्क्रिय पेप्सिनोजन से क्रिया कर पेप्सिन के एंजाइम का निर्माण करता है। यानी सबका सब एक एक चीजों का निर्माण करता जा रहा है। पहले तो हमारे पास जठर ग्रंथि था। जठर ग्रंथि में कितना थी? 3 गो, म्यूकस कोशिका, अम्लजन कोशिका और जाइलम कोशिका। जाइमजोन कोशिका था ना। इसमें क्या हुआ कि जो अम्लजन जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या कर दिया? निर्माण किया। जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल था या निष्क्रिय पेप्सिनोजन पर क्रिया कर एक पेप्सिन एंजाइम का निर्माण हुआ। जो पेप्सिन एंजाइम क्या करता है? अब यह क्रिया प्रोटीन पर करता है। किस पर करता है? प्रोटीन पर। प्रोटीन से क्रिया कर एक पेप्टोन का निर्माण कर देता है। तो दिक्कत अब वही क्या करता है कि फिर से ट्रिप्सिन होता है हार्मोन एंजाइम। एंजाइम अलग होता है, हार्मोन अलग होता है। इस बात क्या रखिए, एंजाइम बोल रहे हैं हम, ठीक ना। जो ट्रिप्सिन एंजाइम है ये किस प्रकार करता है? प्रोटीन पर। प्रोटीन का क्या बनता है? पेप्टोन। यहाँ तक किसी को दिक्कत है? सब जी के है, पूछता है। सब चीज आसान नहीं होता है, हल्का फुल्का थोड़ा डिफिकल्ट आता है तो उसको पढ़ना पड़ेगा। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है जीवाणु नाशक की तरह कार्य करता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल किसी तरह कार्य करता है? जीवाणु नाशक की तरह, यानी कि इसको नष्ट करता है। क्या करता है? नष्ट करता है। जो जीवाणु होता है उसको क्या करता है? मारता है। तो कौन मारता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहाँ पाते हैं? अमाशय में, ठीक ना। इसका निर्माण कहाँ से होता है?
अम्लजन कोशिका से। आ रहा समझ? चलिए, त्वरक तथा भोजन के साथ आने वाले बैक्टीरिया को भी नष्ट करता है। भोजन जब करते हैं तो जो सांस के द्वारा, भोजन के द्वारा जो बैक्टीरिया जाते हैं उसको क्या करता है? नष्ट करता है। म्यूकस का स्राव म्यूकस कोशिकाओं से होता है। जो म्यूकस रस होता है क्या कहते हैं? म्यूकस रस कहाँ स्रावित होता है? म्यूकस कोशिका से। किससे होता है? म्यूकस कोशिका से। हाइड्रोक्लोरिक स्राव कहाँ से होता है? अम्लजन से, ठीक ना? कोशिका तीनों का है, कोशिका है। म्यूकस से होता है। म्यूकस आमाशय की दीवार तथा जठर ग्रंथि को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा एंजाइम पेप्सिन से सुरक्षित रखता है। जो हमारे आमाशय होता है, हमारा आमाशय है ना, इसको जो दीवारी दिखाई दे रही, दीवारी है ये, दीवार दिखाई दे रहा है बच्चा? दीवार है कि नहीं है? अंदर जो दीवारें है उसमें क्या पाया जाता है? म्यूकस। क्या पाया जाता है? म्यूकस। अब म्यूकस देखो कौन कौन सा कार्य करता है, इसके बारे में पता चला ना। कार्य हाइड्रोक्लोरिक क्या करते हैं कि भोजन को पचाने में सहायता करता है और भोजन के साथ आए हुए जीवाणु को भी नष्ट करता है। अब उसी तरह म्यूकस जो है, म्यूकस रस कहाँ स्रावित होता है? तो म्यूकस कोशिका से। म्यूकस कोशिका से, म्यूकस कोशिका स्रावित होकर क्या बनता है? म्यूकस रस। म्यूकस रस। अब यह करता है जो हमारे अमाशय होता है, अमाशय की जो दीवारें होती है, तो दीवार, सुनो जी, देखो क्या लिखा है कि अमाशय की दीवार तथा जठर ग्रंथि से निकलने वाले हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, अमाशय के दीवार, अमाशय के अमाशय की दीवार, जैसे HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और पेप्सिन से सुरक्षित रखता है। पेप्सिन से, पेप्सिन से क्या रखता है? वो तीनों से सुरक्षा कौन रखता है? म्यूकस रस। म्यूकस रस तीनों से क्या करता है? सुरक्षा रखता है। अरे हमारे अमाशय में दीवारों को कौन सुरक्षा देता है? म्यूकस रस। कौन सुरक्षा देता है? म्यूकस रस। तीनों बड़े से बड़े बहुत मार मारेंगे आकर। मनुष्य में अमाशय में प्रतिदिन लगभग 3 लीटर जठर ग्रंथि जठर रस का स्राव होता है। हमारे अमाशय है, हमारा अमाशय है ना, पेट है ना, इसमें डेली प्रतिदिन प्रति 3 लीटर, कितना हो? 3 लीटर का निकलता है जठर रस। क्या निकलता है? जठर रस। और जठर रस समझते हो कितना पाया जा रहा है? पहले तो ये पाया जाता है कोशिका है, इनसे क्या निकलता है? म्यूकस रस निकलता है ना। तो जठर रस कितना निकलता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, म्यूकस, सलिस्मा, निष्क्रिय पेप्सिनोजेन, ये सब कहाँ से निकलता है? जठर रस से, तो जठर ग्रंथि से। किससे? कितना लीटर निकलता है? 3 लीटर प्रतिदिन, डेली बाई डेली। ऐसा समझना। तो हमारे अमाशय जो होता है, पेट जो होता है, उसमें क्या निकलता है? तो जठर रस। कितना निकलता है एक दिन में? 3 लीटर। और जठर रस कितना प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होता है ना जी। प्रकार अलग अलग होते हैं, लेकिन जठर ग्रंथि कितने प्रकार के होते हैं? 3। म्यूकस ग्रंथि कोशिकाएं, अम्लजन कोशिकाएं, जाइमोजिन कोशिकाएं। म्यूकस कोशिकाएं से म्यूकस रस निकलते हैं। अम्लजन कोशिकाएं से क्या निकलता है? जीवाणु और नाशक निकल जो है HCl होता है, ठीक ना? तो दिक्कत यहाँ तक कह रहा है कि अमाशय की ग्रंथि में, अमाशय की से कभी कभी अत्यधिक अम्लजन स्राव होता है। अम्ल क्या होता है? स्राव होने लगते हैं, जिसके कारण उनकी दीवारें सुरक्षित होने वाले म्यूकस का स्राव घट जाता है। यहाँ पे जो HCl है ना बाबू, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अगर पेट में ज्यादा अम्ल हो जाएगा, पेट में ज्यादा, तो किसको नष्ट कर देगा? म्यूकस रस को। किसको नष्ट करेगा? म्यूकस रस। म्यूकस रस क्या कर रहा था? और अमाशय की दीवारों का सुरक्षा प्रदान कर रहा था ना, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से भी सुरक्षा कर रहा था, पेप्सिन से भी सुरक्षा प्रदान कर रहा था। लेकिन जब म्यूकस नहीं रहेगा तो तीनों से सुरक्षा प्रदान मिलेगा, तो हमारे शरीर के लिए हानिकारक होगा कि नहीं होगा? जो हमारी दीवारें है ना, जो दीवारें दिखाई दे रही है, यहाँ दीवारें, तो घाव बन जाता है। क्या होता है? घाव बनता है किसके कमी में? म्यूकस का।
किसके कमी में? म्यूकस रस की कमी में। म्यूकस रस की कमी कब होता है? पेट में अम्ल ज्यादा हो जाने पर, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या होता है? ज्यादा होता है। और ज्यादा तो कौन निकालेगा? अम्लजन निकालेगा ना, इसीलिए। तो सुरक्षा कौन नहीं कर पाते हैं शरीर को? म्यूकस रस। किसके कारण? अम्ल बढ़ जाने के कारण, ठीक ना। इसके बारे में देखो, ऐसी स्थिति में अमाशय की दीवार की आंतरिक स्तर में कहीं कहीं गोलाकार अंदर की कुछ धंसा हुआ घाव निकल जाता है। जब म्यूकस रस नष्ट हो जाता है, तो जो हमारा अमाशय होता है ना बाबू, यहाँ पे धंसा और उठा हुआ क्या होता है? घाव होता है। क्या होता है बाबू? घाव हो जाता है। क्या होता है? किसका घाव होता है? म्यूकस रस के, ठीक है जी। ऐसा घाव को अल्सर घाव या पेप्टिक अल्सर कहते हैं। इस घाव का नाम क्या है? अल्सर घाव या पेप्टिक। बहुत समझ के पढ़ो तो बहुत समझ आएगा, नहीं समझिएगा तो बिल्कुल समझ आएगा। एक दूसरे से जुड़ा हुआ है सब कुछ कंसेप्ट। जिनको मजाक लग रहा है मजाक कीजिए, हमको दिक्कत नहीं, हम तो वीडियो बना रहे हैं इसलिए बना रहे हैं। जो लड़का आया है तो पढ़ लेगा, जो नहीं आया है वो वीडियो देख लेगा। और कभी कभी जो हमको पढ़ाना होगा तो खुद अपना वीडियो देख के आगे रिविजन हो जाएगा हमको, ऐसा ना। इसलिए एक एक टॉपिक बड़े से पढ़ा रहे हैं ताकि हमको भी मदद मिलेगा। आपको मजाक लग रहा है मजाक कीजिए, हमको कोई दिक्कत ना है। बहुत सारे लोग तो देख रहे हैं ध्यान नहीं लग रहा है पढ़ाई, मत लगे, हमको क्या दिक्कत है भाई, हमारा तो वही हो जाएगा काम। अल्सर जो है घाव है, पेप्टिन क्या है? पेप्टिक क्या वो? पेप्टिक एक क्या है? घाव है, ठीक है जी। पेप्टिक अल्सर बोलते हैं इसको, पेप्टिक अल्सर घाव है। क्या वो? एक अल्सर घाव होता है, एक पेप्टिक अल्सर होता है। ये किसके कारण होता है? म्यूकस रस के कारण होता है। म्यूकस रस जो पेट में क्या होता है? कमी होता है। अमाशय में क्या होता है? कमी होता है। तो यहाँ पे एक घासा और उठा हुआ घाव हो जाता है। उस घाव का नाम होता है अल्सर घाव या पेप्टिक अल्सर घाव। ये किसके कारण हो रहा है? म्यूकस के कारण। म्यूकस क्यों नष्ट हो रहा है? अम्ल ज्यादा हो जाने के चलते। अम्ल ज्यादा कब होता है? अम्लजन ज्यादा उसका निकलता है एचसीएल, तो ठीक ना। चलिए देखिए, वैसे व्यक्ति जो लंबे समय तक बिना भोजन के अर्थात भूखे रह जाते हैं, इन्हें जो पेप्टिक अल्सर होने की संभावना अधिक होती है। जो व्यक्ति ज्यादा दिन तक नहीं खाना खाते हैं, होता है ना जी। अब जैसे कि अभी सोनो वांचुक दिखाई दे रहे हैं तो कितना 20 दिन 25 दिन हो गया है भूखे। कितना दिन? 25 दिन। इनके उनका पेट में कितना दिन नहीं भोजन रहा? 25 दिन। बस पानी पी पी कर रह रहे हैं, भोजन नहीं कर रहे हैं, ऐसा ना। ऐसा स्थिति में उनका पेट में क्या हो सकता है? अमाशय में अल्सर घाव का उत्पन्न हो सकता है। किसका घाव हो सकता है? अल्सर घाव का। किसके कारण? म्यूकस रस के कारण। किसके कारण? ऐसा समझ। अमाशय में प्रोटीन की आंतरिक भोजन के वासा का भी पाचन होता है। जो हमारा भोजन करते हैं उसमें देखो क्या क्या होता है, कितना काफी ज्यादा लिखा गया है ना, बिठा देना। देखो सबसे पहले समझो, हम जो पेट है, तो पेट को बोलते हैं अमाशय। क्या बोलते हैं? अमाशय। तो हमारे अमाशय में जठर ग्रंथि पाए जाते हैं। और अमाशय क्या पाते हैं? जठर ग्रंथि पाए जाते हैं, जिससे जठर रस निकलता है। जिससे क्या निकलता है? जठर रस। हम दिन प्रतिदिन यानी कि डेली बाय डेली 3 लीटर जठर रस निकलता है। कितना निकलता है? 3 लीटर। और जठर रस निकलता है जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, म्यूकस होता है, श्लेष्मा होता है, निष्क्रिय होता है, निष्क्रिय पेप्सिनोजेन होता है ना। तो जो जठर ग्रंथि होता है इसमें 3 कोशिकाएं होते हैं। कितनी कोशिकाएं? 3। एक म्यूकस कोशिका, एक अम्लजन कोशिका और जाइगोजिन कोशिका। तो जो म्यूकस कोशिका है इसे म्यूकस रस निकलता है, जो अम्लजन कोशिका है उसे एचसीएल निकलता है, ऐसा ना। जाइगोजिन के बारे में देखा जाएगा, इसमें आगे लिखा होगा तो ठीक ना। तो जो म्यूकस रस है ये हमारे शरीर में अमाशय के क्या करता है? दीवारों को सुरक्षा करता है। फिर से हमारे एचसीएल जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है इससे भी बचाता है। और फिर से पेप्सिन जो होता है उससे सुरक्षा प्रदान करता है। लेकिन जब अधिक हमारे अमाशय में अम्लजन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण करता है तो हमारा पेट में अम्ल का अधिक मात्रा रहता है। हमारा अमाशय में किसका अधिक होता है मात्रा? अम्ल का। जो अम्ल अधिक होता है
तो वहां पे जो हमारे म्यूकस होता है उसको क्या करता है, नष्ट कर देता है। क्या करता है, नष्ट करता है। अब म्यूकस की कमी से हमारे आमाशय में घासा हुआ रूठा हुआ एक घाव बन जाता है। घासा हुआ रूठा हुआ घाव होता है, जो लंबे समय से जो भोजन नहीं करता है, ऐसे स्थिति में म्यूकस का क्या होता है, कमी होता है। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी बढ़ जाता है, तो क्या होता है कि कमी हो जाता है। तो जब म्यूकस की कमी हो जाता है ना, तो आप जो धंसा हुआ उठा हुआ घाव दिखाई देता है, उसको बोलते हैं हम अल्सर घाव। क्या बोलते हैं, अल्सर घाव या पेप्टिक अल्सर, या पेप्टिक अल्सर। तो ये दोनों किसके कारण हो रहा है, पता चल गया ना, म्यूकस के कारण। म्यूकस के क्यों होता है, क्योंकि जहाँ म्यूकस नष्ट होता है अम्ल को बढ़ जाने के कारण इस तरह क्रिया हो रहा है। एक होता है निष्क्रिय पेप्सिनोजेन जो है, इसके साथ क्रिया करता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और निष्क्रिय पेप्सिनोजेन से क्रिया कर पेप्सिन एंजाइम का एंजाइम का क्या कर रहा है, निर्माण करता है। ठीक है जी। जो पेप्सिन एंजाइम जो होता है, वह क्या करता है कि प्रोटीन पे कार्य कर पेप्टोन बनाता है। तो पेप्सिन किस पर कार्य करता है, प्रोटीन पर। या प्रोटीन को कौन कार्य करता है, पेप्सिन, पेप्सिन एंजाइम। यह ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा आपसे, ठीक ना। और ट्रिप्सिन और पेप्सिन दोनों एक ही है, ठीक ना। दो अलग जो भी है, लेकिन दोनों कार्य किस पे करते हैं, प्रोटीन पे। अब आता है एक लाइपेज। क्या आता है, लाइपेज। क्या आता है, लाइपेज एक एंजाइम होता है जो किस पर कार्य करता है, वसा पे। किस पे कार्य करता है, वसा पे। और जब भोजन करते हैं तो भोजन में कुछ प्रोटीन भी होता है, कुछ क्या होता है, वसा भी होता है। तो वसा पे कौन कार्य करता है, लाइपेज करता है। कौन करता है, लाइपेज, ठीक ना। तो वसा पे कार्य करता है लाइपेज, और प्रोटीन कार्य करता है पेप्सिन या ट्रिप्सिन। और कोई दिक्कत है यहाँ तो, रिविजन हो गया ना बढ़िया से। देखिए, अमाशय में प्रोटीन के अंतरिक्ष भोजन में क्या होता है, वसा होता है, ठीक ना। तो वसा का भी पाचन कहाँ होता है, वही अमाशय में होता है, जो कि कौन काम करता है, लाइपेज करता है। कौन करता है वो, यहाँ वसा का आंशिक पाचन एंजाइम ग्रेस्टिक लाइपेज, ग्रेस्टिक ग्रेस्ट्रिक लाइपेज लिखा है। क्या लिखा है, ग्रेस्टिक लाइपेज। लेकिन ऑप्शन में आता है लाइपेज, ऑप्शन में क्या आता है, लाइपेज। ठीक है जी, लाइपेज के द्वारा होता है। यानी कि वसा पर कौन कार्य करता है, लाइपेज करता है, ठीक ना। वसा को वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल में बदलता है, ठीक ना। ग्लिसरॉल, रोल बोलेंगे, ठीक है जी। तो ग्लिसरॉल में कौन बदलता है, लाइपेज बदलता है। यानी कि जो जैसे कि अभी देखे हम लोग, जो पेप्सिन था, पेप्सिन किसके साथ कार्य करता है, किसके साथ, प्रोटीन के साथ। प्रोटीन साथ कार्य कर किसका निर्माण करता है, पेप्टोन करता है ना। पेप्टोन का निर्माण किया, कौन किया, पेप्सिन, प्रोटीन साथ कार्य करके। उसी तरह जो लाइपेज होता है, लाइपेज जो है किसके साथ कार्य करता है, वसा के साथ। किसके साथ, वसा के साथ। और वसा के साथ कार्य कर किसका निर्माण करता है, गिल्स गिल्सरॉल के साथ। किसके साथ हो, जैसे कि पेप्सिन जो प्रोटीन साथ कार्य किसका निर्माण किया है, पेप्टोन का। और लाइपेज वसा साथ कार्य कर किसका बना, गिल्सरॉल का। दिखाई देते हैं कहा, ठीक है दिखाई दे रहा है। अभी देखे हम लोग यहाँ पे, जो पेप्सिन है प्रोटीन से कार्य कर क्या बनाता है, पेप्टोन। क्या होता है, पेप्टोन। और यहाँ पे लाइपेज पेप्टोन। लाइपेज क्या करता है, वसा साथ कार्य करता है, ठीक ना।
गलाई को क्या हो गया सर बोल दुखा तो पाइप से लाइफ पे जो है वह साथ क्या करता है ग्लिसरॉल का निर्माण करता है। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए यहाँ तक हम पढ़ लिए। अब होता है मासे में जब भोजन का स्वरूप गाढ़े लय की तरह होता है तो उसे कायम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कायम। कायम कुछ बाबू कायम कहते हैं। इसमें जो अमाशय में भोजन आता है अभी पता है आप लोग म्यूकस रस के बारे में और अम्लजन कोशिका के बारे में, जो इससे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है बताए थे ना, जाइमोजिन के बारे में बताए थे। उसी प्रकार से अब इसमें क्या होता है कि जब भोजन आता है टूट टूट जाता है और थोड़ा सा ढीलापन होता है, लय की तरह होता है, उसी का बोलते हैं हम कायम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कायम। अब यहाँ से क्या होता है, जो हमारा अमाशय है दो भाग में बांटा है। सॉरी, अमाशय के दो मुंह होता है। पहला मुंह होता है कार्डियक, दूसरा मुंह क्या होता है? पाइलोरिक होता है ना। तो नीचे पाइलोरिक है और यहाँ से शुरू होता है छोटी आंत। यहाँ से छोटी आंत शुरू होता है नहीं, और बीच में क्या होता है? पाइलोरिक। और छोटी आंत के बीच में क्या होता है? अग्न्याशय। क्या होता है? अग्न्याशय। अग्न्याशय क्या है? एक यहाँ से इंसुलिन हार्मोन निकलता है। क्या निकलता है? इंसुलिन एक हार्मोन निकलता है जिसका नाम होता है इंसुलिन, जिसके क्या होता है? मधुमेह रोग नहीं होने देता है। इंसुलिन जब कमी हो जाता है ना तो मधुमेह रोग हो जाता है। ठीक ना? किसके कमी में होता है? इंसुलिन के कमी से। ठीक ना? तो अग्न्याशय से क्या निकलता है? इंसुलिन निकलता है। ठीक ना? इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? मधुमेह रोग होता है। किसके कमी से? चलिए ठीक है। और देखो यहाँ पे जो अमाशय है तो पहला का नाम था कार्डियक, दूसरा का नाम था पाइलोरिक। अब यहाँ से छोटी आंत शुरू होता है। क्या होता है शुरू? जो छोटी आंत होता है इसमें क्या होता है, सबसे ऊपरी भाग होता है उसको बोलते हैं, जो ऊपरी भाग होता है ग्रानी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रानी। दूसरा बोलते हैं जेजुनम, दूसरा तीसरा के इलियम। क्या बोलते हैं? इलियम। यानी जो छोटी आंत है ना, जो बीच वाला भाग दिखाई दे रहा है कुंडल आकार, इसे क्या बोलते हैं? छोटी आंत। क्या बोलते हैं? छोटी आंत। छोटी आंत तीन भागों में बांटा होता है। कितने भागों में? जो ऊपरा भाग होता है उसको ग्रानी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रानी। जो बीच वाला भाग उसे बोलते हैं जेजुनम, और तीसरा भाग होता है इसे इलियम। क्या बोलते हैं? इलियम। तो दिक्कत है यहाँ तक। तो जो कायम अमाशय में पाइलोरिक छिद्र से होकर, जो अमाशय में भोजन होता है पाइलोरिक छिद्र से, यहाँ पाइलोरिक छिद्र ना, इससे होकर कहाँ चला जाता है? छोटी आंत में। कहाँ आता है? छोटी आंत में। और छोटी आंत में आता है तो छोटी आंत में पाया जाता है दीर्घ रोम। क्या पाया जाता है? दीर्घ रोम पाया जाता है, जिसका अंग जैसा रचना होता है। ऐसा ना, दीर्घ रोम क्या करता है कि जो भोजन होता है, अब इसमें से भोजन लई होकर इसमें आ गया, अब इस भोजन से प्रोटीन को अवशोषित करता है। क्या करता है? अवशोषित मतलब होता है उसको खींच लेता है। तो छोटी आंत में पाचन क्रिया पूरा समाप्त होता है। किसमें होता है? छोटी आंत में। जो इलियम होता है लास्ट वाला ना, इसमें लास्ट मतलब कि अवशोषित होता है। लेकिन ये सब काम कहाँ होता है? छोटी आंत में। जो छोटी आंत में पच जाता है भोजन, तो जो काचरा बचता है जो मल के द्वारा निकलता है वो कहाँ चला जाता है? बड़ी आंत में। अब बड़ी आंत में जब आता है इसमें भी क्या होता है, जो पानी हल्का फुल्का बचा होता है वो शोषित कर लिया जाता है, और सूखा जो कचरा बचता है सिर्फ इसमें रुका होता है। क्या होता है? रुका होता है। और समय आने पर क्या होता है? रेक्टम के द्वारा यहाँ पे मल द्वार के द्वारा शरीर से बाहर निकल जाता है। ऐसा समझ लो, मल द्वारा या इसी को रेक्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेक्टम। बोलो कोई दिक्कत यहाँ तो जो छोटी आंत होता है बच्चा, ऊपर का होता है ग्रहणी, दूसरा का होता है जेजुनम, तीसरा का होता है इलियम। तो छोटी आंत में ही आकर सब भोजन को क्या होता है? अवशोषित करता है, जो प्रोटीन होता है उसमें घिंचा जाता है। ठीक ना? तो छोटी आंत के अंदर क्या पाया जाता है? दीर्घ रोम। ठीक ना? तो दीर्घ रोम एक इस तरह उठा होता है। ठीक ना? इस तरह होता है। ठीक ना? तो यह अम्लीय जैसा संरचना होता है जो कि पोषक तत्वों क्या करता है?
अवशोषित करता है। क्या करता है? अवशोषित का मतलब होता है ना खींच लेना, सोख लेना। जैसे कि मान लीजिए कोई कटोरा में बाल्टी में पानी रख दीजिए और जब रुई को डालिएगा तो बाल्टी में पानी क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। हो जाएगा ना? आखिर पानी कहाँ गया? रुई में गया ना? तो रुई कौन सा काम किया है? अवशोषित किया है। तो दिक्कत दिक्कत ना है। तो जो भोजन होता है बनता कहाँ पे है? यहाँ पे सॉरी, भोजन यहाँ पर आके जो लय होता है तो लय होके यानी कि काइम बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? काइम। और यहाँ से पाइलोरी के होकर, पाइलोरिक छिद्र से होकर कहाँ जाता रहता है? ग्राणी में। ग्राणी में आते हुए कहाँ जाएगा? जेजुनम कहाँ जाएगा? इलियम में। इलियम से कहाँ चल जाएगा? बड़ी आंत में। तो इलियम और बड़ी आंत के बीच में एक परिशेषिका क्या होता है? हिस्सा होता है जो अवशेषी अंग होता है। क्या होता है? अवशेषी। अवशेषी मतलब होता है जिसका कोई कार्य ना हो, है ना? अवशेषी अंग कौन सा है? परिशेषिका। कौन सा अंग है? शेषिका। तो दिक्कत है। चलिए आता छोटी आंत के बारे में। देखिए छोटी आंत आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। छोटी आंत का सबसे लंबा भाग कौन है? छोटी आंत। सॉरी, आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन है? छोटी आंत। मुंह गुहा शुरू होता है, मल द्वार तक फैला होता है ना? तो इस भाग में आहार नाल है। क्या है? आहार नाल। और यहाँ पे सब चित्र बन गया है कि तो यह पिता से अग्न्या से तो यह पाचन तंत्र बन गया है। क्या बन गया है? पाचन तंत्र, है ना? तो जो भी पाचन तंत्र है इसमें सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? छोटी आंत है। ये काफी ज्यादा इस तरह से बहुत ज्यादा घुमा होता है। आज समझ, इसलिए इसका लंबाई क्या होता है? अधिक होता है। फिर आज समझो, इसलिए क्या बोलते हैं कि छोटी आंत क्या होता है? सबसे लंबा भाग होता है। यह बेलनाकार रचना होता है। छोटी आंत क्या होता है? बेलनाकार रचना होता है। आहार नाल के इस भाग में पाचन तंत्र की प्रक्रिया पूर्ण होती है। जो आहार नाल की जो छोटी आंत है इसी पाचन तंत्र की पूर्ण प्रक्रिया होती है समाप्त। कहाँ समाप्त होती है? तो छोटी आंत में। किसमें? छोटी आंत में। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए, मनुष्य की इसकी लंबाई लगभग 6 मीटर तथा चौड़ाई 2.5 सेंटीमीटर होता है। जो हमारे छोटी आहार, देखिए आहार नाल का 8 से 10 मीटर होता है लंबाई का। आहार नाल किसका? आहार नाल का। अब यहाँ पर आहार नाल नहीं बोला जा रहा है, छोटी आंत बोला जा रहा है। क्या हो रहा है? छोटी आंत। तो छोटी आंत देखो लंबाई जहां तक बात करें तो 6 मीटर होता है, ठीक ना? लंबाई लंबाई कितना था? 6 मीटर। कितना था वो? 6 मीटर, ठीक ना? और इसका जो चौड़ाइया है, देखिए लंबाई का मतलब होता है, जैसे पाइप, देखिए पाइप दिखाई दे रहा है, पाइप, इसको लंबाई कहेंगे। क्या कहेंगे? अच्छा, चौड़ाइया कितना होता है? 2.5 सेंटीमीटर। ऐसा समझ, कोई दिक्कत, ठीक ना? तो जो लंबाई होता है कितना था वो? 6 सेंटीमीटर, ठीक ना? और जो चौड़ाई होता है वो कितना होता है? 2.5 सेंटीमीटर। इन छोटी आंत की चौड़ाई कितनी होती है? 2.5 सेंटीमीटर। लंबाई कितना होता है? 6 मीटर। कोई दिक्कत है यहाँ तक? विभिन्न जंतुओं में छोटी आंत की लंबाई अलग अलग होती है। विभिन्न जंतु मतलब होता है बकरी जो है उसमें अलग छोटी आंत पाई जाएगी, मनुष्य है उसमें अलग पाई जाएंगी, जानवर जो है भैंस गोरु है उसमें छोटी आंत अलग पाई जाएंगे। अलग अलग जीव है ना, अलग अलग जीव में छोटी आंत अलग अलग होता है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? लंबाई सामान्यतः भोजन के प्रकार पर निर्भर करता है, ठीक है जी? जैसे कि शाकाहारी जंतुओं में छोटी आंत की लंबाई अधिक होती है ताकि सेल्यूलोज का पाचन ठीक से हो सके। जो शाकाहारी भोजन करते हैं, जितना भी शाकाहारी होता है ना, उसमें क्या होता है? सेल्यूलोज होता है। क्या लिखा है? एक मिनट। सेल्यूलोज, सेल्यूलोज का क्या हो सके? पाचन हो सके। किसमें? शाकाहारी में। इसीलिए इसमें छोटी आंत क्या होता है? अधिक हो जाए। क्या होता है? अधिक होता है। जो शाकाहारी में पाचन क्रिया होता है ना, पाचन क्रिया, पाचन में क्या होता है? टाइम अधिक लगता है, समय समय अधिक लगता है। किसमें लगता है? शाकाहारी जंतुओं में। शाकाहारी जो जीव जंतु होते हैं ना उसमें पाचन क्रिया समय ज्यादा लेता है,
लेकिन जो मांसाहारी होते हैं उसमें समय क्या होता है, कम लगता है, और उसमें छोटी आंत की लंबाई कम होता है, और शाकाहारी में क्या होता है, अधिक होता है। ऐसा समझ, जैसे कि बकरी जो दिखाई दे रही है, बताए शाकाहारी की मांसाहारी है, शाकाहारी है ना, उसमें छोटी आंत जो होता है ना, वो क्या होता है, बहुत बड़ी होता है, लंबा होता है, समझ ना। लेकिन जो मांसाहारी होगा उसमें क्या होगा, कम होगा, ठीक ना। जैसे मनुष्य जो है शाकाहारी मांसाहारी दोनों है, मांसाहारी में क्या होता है, छोटी आंत की लंबाई कम पाए जाते हैं। भैंस जो दिखाई दे रही है, गाय दिखाई दे रही है, हाथी दिखाई दे रही है, इन सभी चीज में क्या होगा, अधिक होगा, क्योंकि ये शाकाहारी चीज है, मांस मछली नहीं खाते हैं, ऐसा ना, इसीलिए। तो सेलुलोज के पाचन के लिए छोटी आंत क्या होता है, बहुत अधिक होता है, किसमें पाया जाता है, तो शाकाहारी में पाया जाता है। तो दिक्कत, तो सबसे अधिक छोटी आंत किसमें पाया जाता है, शाकाहारी में, और कम किसमें पाया जाता है, मांसाहारी में। अच्छा, पाचन क्रिया सबसे पहले किसका होता है, मांसाहारी का, और शाकाहारी का थोड़ा लेट होता है, ठीक ना। चलिए, और मांसाहारी भोजन का पाचन अपेक्षाकृत सरल होता है, मतलब जो मांसाहारी जो भोजन करते हैं ना, पाचन जो होता है मांसाहारी का, उसका क्या होता है, थोड़ा पहले होता है, जो शाकाहारी उसका क्या होता है, अधिक टाइम लगता है, ठीक ना। छोटी आंत तीन भागों में बटा होता है, ग्रांडी, जेजुनम, उसके बाद इलियम, ग्रांडी, जेजुनम, इलियम, ठीक है जी। तो छोटी आंत के कितने भाग होता है, तीन भाग होता है, कितना भाग, तीन। पहला क्या है, दूसरा क्या, तीसरा क्या, कोई दिक्कत। चलिए, तो जो जेंजुनम है, सॉरी ग्रहणी है, और पाइलोरिक है, एक बिंदु पर जुड़ा है ना भाई, ठीक है जी। और जो अमाशय है, एक ऊपर जो मुंह है उसको क्या होते हैं, कार्डियक, और पिछला क्या है, पाइलोरिक। पाइलोरिक के बाद ग्रहणी आता है, पाइलोरिक के बाद क्या आता है, ग्रहणी। छोटी आंत का पहला भाग जो अमाशय में, अमाशय के पाइलोरिक भाग से ठीक बाद शुरू होता है, यह जो हमारे अमाशय है यहाँ पे, पाइलोरिक यहाँ पे छिद्र, और यहाँ से जो शुरू होता है उसे क्या बोलते हैं, ग्राणी बोलते हैं। पाइलोरिक के बाद जो छिद्र शुरू होता है उसे क्या बोलते हैं, ग्राणी बोलते हैं, है ना। यह पढ़ाया कैसा कैसा होता है, तो सी आकार का होता है, कैसा आकार का है, सी आकार का। अमाशय से जो शुरू हो रहा है यहाँ से, यहाँ पर जा रहा है कि नहीं जा रहा है, सी आकार का बना है ना, शुरू शुरू हो रहा है इधर इधर, यहाँ पर कैसा आकार का बना है, सी आकार का, कैसा आकार का, सी, इनकी ग्रहणी है ना। ग्रहणी का आकार कैसा होता है, सी आकार का होता है। ग्रहणी में लगभग बीचों बीच एक छिद्र के द्वारा नलिका खुलती है, यह नलिका दो विभिन्न नलिकाओं के आपस में जुड़ी बनी रहती है, ठीक है, जुड़ने से बनती है। छोटी आंत का अधिकांश भाग इलियम होता है, छोटी आंत में सबसे लंबा भाग कौन होता है, इलियम। नल का सबसे लंबा भाग छोटी आंत, छोटी आंत कितने भागों में, तीन, ग्रहणी, जेजुनम और इलियम। छोटी आंत जो है उसमें सबसे बड़ा भाग कौन होता है, इलियम होता है, यानी कि अधिकतर कौन भाग पाए जाते हैं, और देखो यहाँ तक ग्रहणी पा जाएगा, यहाँ से यहाँ तक जेजुनम पा जाएगा, और यहाँ से यहाँ तक क्या पा जाएगा, इलियम। इसके साथ दिखाई दे रहा है संख्या, यही बात है, लास्ट में इलियम होता है। कोई दिक्कत यहाँ तक। इस भाग में भोजन का अंतिम रूप से पाचन समाप्त होता है, छोटी आंत में क्या होता है, अंतिम रूप से पाचन समाप्त होता है, ठीक ना। वीडियो चल रहा है कि नहीं, पचे हुए भोजन का अवशोषित छोटी आंत के इसी भाग में होता है, जो इलियम है ना, इलियम जो भोजन पच जाता है तो उसका पाचन कहाँ होता है, इलियम में होता है, कहाँ होता है, इलियम में। अब आता है बड़ी आंत के बारे में, किसके बारे में, बड़ी आंत के बारे में। कोई दिक्कत नहीं आता, छोटी आंत में कोई दिक्कत है, एक बार रिविजन कर लीजिए कि नल का सबसे लंबा भाग कौन होता है, छोटी आंत होता है, क्या होता है, छोटी आंत कितने भाग में बटाता है, तीन भाग हुए। पहला भाग को बोलते हैं ग्रानी, जेजुनम और इलियम, पता है ना। छोटी आंत जो होता है अलग अलग प्राणी में अलग अलग पाया जाता है, ठीक ना। जैसे प्राणी होगा उतना हिसाब से, जैसे हाथी मान लीजिए, हम लोग मान लीजिए मनुष्य को, हाथी में सबसे ज्यादा होगा कि मनुष्य में, अच्छा मानो। अच्छा मान लो कोई खूब व्यक्ति मोटा है, काफी ज्यादा उसका पेट निकला हुआ है, ठीक ना, पेट क्यों निकला है उसका, हाँ? नहीं,
उसका जो अंदर का जो होता है ना, छोटी आंत बड़ी आंत, वो क्या होता है, चर्बी उसका जो होता है काफी ज्यादा अधिक होता है, ऐसा हो ना, यानी उसमें क्या होगा, आहार नाल सबसे अधिक पाया जाता होगा, और जो पतला हो उसमें बहुत छोटा पाया जाएगा, ऐसा हो ना। छोटी आंत की लंबाई शरीर के आकारों पर निर्भर करता है। कोई दिक्कत? हाँ चलिए, बहुत हो रहा है, दियो के ना भाग उधर कहीं पे। हाँ, आप बढ़िया से देखो बच्चा, इस जो तीन भाग होता है, गरौनी, जजुनम और इलियम। तो जो इलियम होता है इसी में सबसे लास्ट पाचन क्रिया समाप्त होता है, अब बाद में जो कच्चा बर्तन है, कहाँ चलता है, बढ़िया से। अब कोई दिक्कत है यहाँ तो? छोटी आंत आहार नाल के अगला भाग में खुलता है, जिसे बड़ी आंत कहते हैं। छोटी आंत कहाँ जाके खुलता है, बड़ी आंत में। छोटी आंत अगला भाग कहाँ से खुलता है, बड़ी आंत में खुलता है, ठीक ना। खुलता है, बड़ी आंत दो भागों में बांटा होता है। बड़ी आंत कितना भागों में बांटा होता है, दो भागों में बांटा होता है। यह भाग कोलन, पहला भाग क्या बोलते हैं, यहाँ बोलते हैं कोलन, क्या बोलते हैं, कोलन। और तथा दूसरा भाग बोलते हैं मलाशय या रेक्टम। यहाँ पे भाग मतलब तो दो मुंह होता है इसका, कितना मुंह होता है, दो। पहला बोलते हैं कोलन, पहला क्या बोलते हैं, कोलन, और दूसरा क्या बोलते हैं, रेक्टम, ठीक जी, चाहे मलाशय। तो पहला बोलते हैं कोलन, कोलन हो गया, और दूसरा क्या बोलते हैं, मलाशय या रेक्टम। ऐसा समझ, क्या बोलते हैं, रेक्टम। तो बड़ी आंत के दो भाग होता है, पहला के बोलते हैं कोलन, दूसरा क्या बोलते हैं, रेक्टम। कोई दिक्कत है यहाँ तक, ठीक है जी। छोटी आंत तथा बड़ी आंत के जोड़ पर एक छोटी नली होती है जो सीकम कहते हैं, ठीक है जी। छोटी आंत बड़ी आंत जो जुड़ता है ना, वो यही क्या बोलते हैं, सीकम बोलते हैं, सीकम, क्या बोलते हैं बाबू, सीकम बोलते हैं। यानी कि जो छोटी आंत और बड़ी आंत के जहाँ जोड़ होता है, जोड़ने वाला भाग होता है, उसे क्या बोलते हैं, सीकम। छोटी आंत और बड़ी आंत के जोड़ने वाले भाग को क्या बोलते हैं, सीकम बोलते हैं, है ना। सीकम के शीर्ष पर, शीर्ष मतलब भाग ऊपर, तो जी सीकम के शीर्ष पर एक अंगुली जैसी रचना होती है, जिसका सिरा बंद होता है, यह अपेंडिक्स कहते हैं, क्या बोलते हैं, अपेंडिक्स कहते हैं। इसी का परिशिष्टा भी बोलते हैं, ठीक ना। अपेंडिक्स, क्या नाम है इसका, वो अपेंडिक्स, जो अंग्रेजी संरचना है उसे क्या बोलते हैं, अपेंडिक्स, अपेंडिक्स। समझ, क्या होता है, अपेंडिक्स, जी। तो सीकम के जो शीर्ष पर पहला भाग होता है, वो अंगुली जैसा रचना होता है, जिसका मुंह क्या होता है, बंद होता है, इसे क्या बोलते हैं, अपेंडिक्स बोलते हैं, ठीक ना। यह अवशेषी अंग है। मनुष्य के आहार नाल में अपेंडिक्स का कोई कार्य नहीं होता है, इसका कोई कार्य नहीं रहता है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, अवशेषी अंग कहते हैं, ठीक ना। अपचा, अपचा भोजन इलियम से कोलन में से होते हुए रेक्टम में पहुंचता है। तो छोटी आंत होता है ना भाई, या इलियम होता है, इलियम से क्या होता है, कोलन होता है, कोलन से आते हुए कहाँ चला जाता है, रेक्टम तक, जो अपचा भोजन, जिसका पाचन क्रिया नहीं होता है, समझ। वो तो पहुंच जाता है। बड़ी आंत के इन भागों में अपचे भोजन का अतिरिक्त जल भी अवशोषित हो जाता है। जो अपचा भोजन होता है, जो बड़ी आंत में आता है, तो उसमें थोड़ा बहुत पानी का नमी होता है, तो कौन सोख लेता है, तो बड़ी आंत सोख लेता है, ठीक। आ रहा है कि नहीं समझ बच्चा। अंत में अपचा भोजन मल के द्वारा रूप से, अस्थायी रूप से रेक्टम द्वारा क्या होता है, निकल जाता है, जहां से समय समय पर मल द्वार के रास्ते शरीर से बाहर निकल जाता है। यहाँ तक आहार नल के बारे में पूरा कंप्लीट होगा। आप जैसे जाने, जैसे मनुष्य के मुंह में कोई पदार्थ लेते हैं, तो दांत पर सबसे पहले काटता है, बिना काटले कुछ रख लेते हैं मुंह में, रखते हैं, काटते हैं पहले उसको, काटते हैं तो दांत को चलाते हैं, जब दांत चलाते हैं तो उसमें से एक लार ग्रंथि 3 जोड़ी पाई जाती है, जिससे लार निकलती है, ठीक ना। एक लार निकलती है जिसका नाम होता है टैलिन, क्या नाम होता है, टैलिन। उस टैलिन से चलते क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन शुरू होता है, ठीक ना। और उसमें तो जीव, जो जीव होता है, इसमें कुछ स्वाद रखते हैं, तो जीव छोटे छोटे अंकुर पाए, क्या होते हैं, स्वाद के लिए कहते हैं, जिसके चलते किसी पदार्थ का भोजन का स्वाद पता लगता है, लगता है ना।
जब भोजन स्वाति पता लग जाता है तो वो पता चल जाता है। उसके बाद यहाँ से पिछला भाग उसका होता है ग्रसनी। क्या होता है? ग्रसनी। जो यहाँ पे उठा हुआ दिखाई दे रहा है सबका, यहाँ पे होता है उसे बोलते हैं ट्रेकिया। क्या होते हैं? ट्रेकिया, ठीक ना। तो यहीं पर ग्रसनी होता है। क्या होता है? ग्रसनी। ग्रसनी से आगे जब बढ़ेंगे तो ग्रास नली आता है। क्या आता है? ग्रास नली। तो ग्रसनी में दो छिद्र पाए जाते हैं। ग्रसनी में क्या छिद्र पाए जाते हैं? दो छिद्र पाए जाते हैं, जिसमें एक को बोलते हैं निगल द्वार, एक बोलते हैं कंठ द्वार। निगल द्वार कंठ द्वार को बंद करने के लिए, खोलने के लिए एक एपिग्लोटिस पट्टी पाए जाते हैं। एपिग्लोटिस से क्या पाए जाते हैं? पट्टी पाए जाते हैं, जो कि जो भोजन करते हैं हम कभी कभी जब भोजन करते हैं तो हमारे क्या करता है? कंठ द्वार ढक देता है, और जो सांस लेते हैं तो निगल द्वार को ढक देता है। ऐसा समझना। इस तरह से ग्रस नली मुंह गुहा से होकर हमारा आमाशय तक फैला होता है। इसमें पाचन क्रिया नहीं होता है, बस भोजन को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है। जब हमारे आमाशय में आता है तो आमाशय में आप लोग जान गए कि इसमें HCl पाया जाता है। क्या पाया जाता है? HCl, जिससे अम्ल निकलता है और जो जीवाणु आए होते हैं उसे नष्ट करता है। तो जो HCl का निर्माण कहाँ होता है? आमाशय। किससे निकलता है? अम्लजन कोशिकाएं से। अम्लजन कोशिकाएं से। उनसे जब अधिक निकल जाता है तो उसी में पाया जाता है जठर ग्रंथि जो होता है। जठर ग्रंथि से 3 रस निकलता है, म्यूकस रस, सॉरी म्यूकस कोशिका, और एक होता है अम्लजन कोशिका, एक होता है जाइमोजिन कोशिका। तो म्यूकस कोशिका से म्यूकस रस निकलता है, और जो बीच वाला भाग होता है उससे क्या निकलता है? अम्लजन से HCl निकलता है। तो HCl का निर्माण कौन करता है? अम्लजन कोशिका। तो जो HCl का निर्माण होता है तो वहां पर अगर अधिक निकल जाता है जब HCl, तो म्यूकस रस को क्या करता है? नष्ट कर देता है। और म्यूकस रस को क्या करता है कि हमारे HCl को सुरक्षा, HCl से बचाता है, हमारे आमाशय दीवारों को सुरक्षा प्रदान करता है, और प्रोटीन से भी बचाता है। आज समझो, यानी क्षतिग्रस्त होने से हमारा आमाशय को कौन बचाता है? म्यूकस रस बचाता है। तो जो ज्यादा HCl निकल जाता है तो म्यूकस रस भी क्या होता है? कम होता है, नष्ट हो जाता है। उस टाइम हमारा क्या होता है कि हमारे आमाशय में गढ़ा ऊंचा क्या होता है कि घाव बन जाता है, जिसे हम अल्सर घाव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक और घाव, उसका नाम क्या था? पेप्टिक अल्सर घाव। कोई दिक्कत? घाव का नाम पता चल गया किसके कारण होता है? म्यूकस के। उसके बाद हमारे आमाशय के दो भाग होता है, कार्डियक और पाइलोरिक होता है ना। और यहीं पे अग्न्याशय पाए जाते हैं। अग्न्याशय से इंसुलिन हार्मोन निकलता है, ठीक है ना, जो कि मधुमेह रोग से बचाता है। जब इंसुलिन हार्मोन नहीं निकलता है तो मधुमेह रोग हमारा काफी क्या होता है? हो जाता है। समझना। तो छोटी आंच से क्या होता है कि पाइलोरिक जहां तक है, यहाँ से क्या होता है? ग्रहणी जो होता है छोटी आंत का भाग। तो ग्रहणी पहला होता है, बीच में होता है जेजुनम, लास्ट में होता है इलियम। छोटी आंत के 3 भाग पाए जाते हैं। कोई दिक्कत है? तो छोटी आंत में जब भोजन आता है तो इसमें पाया जाता है दीर्घ रोम। क्या पाया जाता है? दीर्घ रोम। इसमें भोजन को कुतरते हैं और छोटा से छोटा करते हैं, उसमें पोषक तत्वों को ग्रहण कर लेते हैं, अवशोषित करते हैं, ठीक ना। उसके बाद जो पदार्थ बचते हैं सब कहाँ से रहते हैं? यहाँ बड़ी आंत में। तो छोटी आंत होता है इलियम, और बड़ी आंत होता है यहाँ पर कोलन। बड़ी आंत की शुरुआत कितना होता है? कोलन से। बड़ी आंत दो भाग होता है, कोलन होता है, एक रेक्टम होता है। तो कोलन और इलियम के बीच एक सीकम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? सीकम। सीकम के शीर्ष पर एक अपेंडिक्स और शेषिक अंग पाए जाते हैं, इसका कोई कार्य नहीं होता है, ठीक ना। यहाँ पे जो बड़ी आंत में आता है जो भोजन, तो जो हल्का फुल्का जो पानी बचा होता है उसको क्या करता है? अवशोषित कर लेता है, ठीक ना। उसके बाद मल द्वार मलाशय में चला जाता है। मलाशय से मल द्वार जो होता है ना, रेक्टम के द्वारा समय समय पर बाहर निकलता रहता है। इस तरह से शरीर के पूरा पाचन क्रिया होता है। आए समझ। तो ये आहार के बारे में पढ़ लिए, पाचन तंत्र के बारे में पढ़ा, थोड़ा सा बच रहा क्या? यकृत के बारे में। और क्या बच रहा है? अग्न्याशय के बारे में। इसमें थोड़ा और बेहतरीन से पढ़ना है। पित्त के बारे में पढ़ना है, यहाँ पे पित्ताशय के बारे में। ये पित्त है, इसका क्या नाम है? पित्त, ठीक ना जी। और ये क्या है? पित्ताशय। तो यकृत से क्या निकलता है? पित्त रस निकलता है। यकृत में पित्त रस का, पित्त जो जुड़ा होता है, इससे पित्त रस निकलता है। पित्त रस निकल के पित्ताशय में जमा होता है। तो पित्त रस कहाँ जमा होता है? पित्ताशय में। कहाँ स्रावित होता है? यकृत से। कहाँ से? यकृत से। और यकृत के वजन कितना होता है? 1.5 kg का होता है। कितना होता है? 1.5 kg का। बोलो कोई दिक्कत है? तो और पढ़ लिया जाए, ये छुट्टी किया जाए। हाँ,
देखिए